प्री का एग्जाम होने के बाद ना आप जनरल अवेयरनेस पढ़ना शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा ही बट आप पढ़ना शुरू कर दो। आप रिजल्ट का वेट नहीं करो। डिस्क्रिप्टिव मेरा जो अभी हमारा रिजल्ट आया है उसमें काफी अच्छा रोल मेरा डिस्क्रिप्टिव ने प्ले किया है। 20.5 मार्क्स आया है उसमें। आप हम सबको थोड़ा सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका वीक है तो आप उसको इतना अच्छा कर दो कि आप एटलीस्ट सेक्शनल में नहीं फंसो। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो आज हमारे साथ हैं आईबीपीएस पीओ सिलेक्टेड कैंडिडेट सृष्टि श्रीवास्तव। तो सबसे पहले हम इनकी जर्नी के बारे में तो जानेंगे ही, बट उससे पहले मैं यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी सृष्टि को कि बहुत बहुत बधाई हो सृष्टि आईबीपीएस पीओ के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मीनाक्षी। और हेलो मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन। तो सबसे पहले सृष्टि, हम वन बाय वन, ये वीडियो जो गाइस है ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अभी प्रिपरेशन जर्नी में है, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीजें हैं जो पता लगेंगी जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट चैलेंजेस के रूप में फेस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले सृष्टि मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप कहाँ से हो और आपका बैकग्राउंड क्या रहा ग्रेजुएशन में? मैम बेसिकली मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। और मैंने अपना अपना ग्रेजुएशन जो है वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किया है, बीसीए किया हुआ है मैंने। एंड ओके। आफ्टर बीसीए ने 1.5 ईयर जॉब किया था। उसके बाद मैंने फिर बैंकिंग की प्रिपरेशन की है। ओके, एंड आपने प्रिपरेशन कितने टाइम से आप कर रहे हो बैंकिंग की? बेसिकली मैम 2 ईयर से। 2 ईयर्स से कर रहे हो। ओके, दैट मीन्स आपका सेकेंड अटेम्प्ट है ये सारे एग्जाम्स जी के मैम। लिए। यस ओके। मैम। तो सबसे पहले आईबीपीएस पीओ के लिए देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जब आपको भी पता है पीओ और क्लर्क में काफी डिफरेंसेस रहते हैं आपके लेवल में, बट सिलेबस सेम ही होता है। बट बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका जो टाइम है, मतलब स्टडी का चैलेंजेस है, जैसे कि आपने प्रिपरेशन अपनी करी होगी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ चीजें आपने फेस करी होंगी जिनको आपने सुधारा होगा। राइट, तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगी कि आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी को कैसे स्टार्ट किया था और किस हिसाब से अपनी पढ़ाई करी थी सारे सब्जेक्ट्स को लेकर और मॉक्स को लेकर, बेसिक ओके। से लेके सो मॉक्स तक का सफर आप बताएं अपना। तो बेसिकली मैम जब मैंने स्टार्ट में प्रिपरेशन किया था तो मैं थोड़ा सा ऑनेस्ट रहूंगी, मुझे पहले लगा था बहुत इजी होने वाला है, जो कि नहीं था। इतना इजी ओके। नहीं होता बाहर से। तो मेरा एक मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्टार्ट से इंग्लिश रहा है, तो इंग्लिश में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट थी। ओके। रीजनिंग, हाँ रीजनिंग फिर मैंने प्री के लिए स्टार्ट किया था। पहले मैंने जब भी सिलेबस देखा तो मैंने सोचा पहले प्री हमें टारगेट करना है, तो मैंने प्री के लिए स्टार्ट किया। सो इनिशियली मैंने पहले जो मुझे से क्वांट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, तो क्वांट की मैंने कुछ क्लासेस देखी। जैसे आपको स्पीड मैथ्स आनी चाहिए, क्योंकि क्वांट में आपका यही होता है, तो प्री में तो स्पीड एंड एक्यूरेसी ये दोनों ही चीज आपको साथ साथ लेके चलनी होती है। तो वो चीजें मैंने देखी। फिर मैंने मॉक्स लगाए। सबसे ज्यादा तो मुझे ये लगता है कि जो आपको हेल्प करता है एग्जाम में वो होता है मॉक। आप ओके। क्लासेस लो, आप क्लासेस लो, आप मॉक्स लगाओ। मॉक्स में आप एनालाइज कर पाते हो कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, फिर आप उसको रेक्टिफाई करो। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप टॉपिक वाइज मॉक्स भी लगा सकते हैं, क्लासेस भी देख सकते हैं। सो फर्स्ट प्री के लिए तो ऐसे मैंने किया। फिर जब मेंस आया तो मेंस में आप देखोगे ना, सिलेबस तो सेम होता है बट क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। रीजनिंग भी आपकी काफी डिफिकल्ट हो जाती है, पजल्स वगैरह आपके बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। क्वांट में डीआई भी आपका अच्छे लेवल का आता है। सो क्वांट में डीआई के लिए आपको कुछ क्लासेस देखनी पड़ती है, कुछ चीजें आप जैसे भी हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। जो भी आपको देखना है आप वो कर सकते हो। एंड प्लस आपको सिटिंग हैबिट भी होनी चाहिए। अगर आप मेंस दे रहे हो ना तो आपको 3 आवर्स की सिटिंग हैबिट होनी चाहिए। आप किस तरीके से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे आप जा रहे हो, वो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मॉक सबसे ज्यादा हेल्प जो मुझे किया है वो मॉक ने किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था बिकॉज मेरा क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया था। तो वहां मुझे पता चला कि ओके मुझे क्वांट पे अभी मेहनत करनी है। सो उसके बाद मैंने क्वांट पे और मॉक्स लगाने शुरू किए, कुछ क्लासेस देखने शुरू किए, वो मैंने किया। एंड डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव मेरा जो अभी हमारा रिजल्ट आया है उसमें काफी अच्छा रोल मेरा डिस्क्रिप्टिव ने प्ले किया है। 20.5 मार्क्स आया है उसमें। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने गाइडली का जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है वो मैंने लगाया था। वो मुझे अच्छा लगा। उसमें जैसे आपको टाइम रहता है, उसमें आपका लेटर ऐसे, तो वो मैंने वहां से किया। और जनरल अवेयरनेस के लिए पीडीएफ जो होते हैं, पीडीएफ बंडल आपका गाइडली पे होता है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होता है। आप जाइए, आप उसको रीड कीजिए, चाहिए तो आप नोट्स बना लीजिए।
या प्रिंट करा लीजिए। एंड अ, अदर देन डेट। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी बीच में सृष्टि, कि बहुत सारे हाँ। एस्पिरेंट बोलते हैं, एक होता है ना कि मॉक का लेवल जो वो खुद हम्म। डिसाइड करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मॉक दे रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये चीज पूछना चाहूंगी कि आप जो प्रेफर करते हो, आपकी जो सक्सेस जर्नी रही है, आपने बोला कि मॉक्स का बहुत बड़ा रोल रहा आपका, तो आप किस तरफ जाना चाहोगे? आपने किस तरह के मॉक्स लगाए और कितना हेल्पफुल वो चीजें आपके लिए रही? कि हाई लेवल हो गया, मॉडरेट लेवल हो गया, लो लेवल हो गया, क्योंकि हर तरह के मार्केट में मॉक्स हैं और स्टूडेंट्स में भी बहुत ज्यादा मतभेद है। कोई बोलेगा मैम लेवल बहुत ज्यादा हाई है, कोई बोलेगा ये तो लो है, मतलब एक ही मॉक पे बहुत सारे सबके थॉट्स रहते हैं। तो एक स्टूडेंट क्या इंपॉर्टेंट है जो, क्योंकि आप रियल एग्जाम में बैठ के आओ, आपने वो चीज क्लियर करी हुई है, राइट? तो आप जानते होंगे कि आप मॉक से कितना रिलेट कर पा रहे हो और कितना कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे थे आप अपने एग्जाम में। मैम देखिए बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे मॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए होता है कि देखिए इजी मॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको इजी पेपर भी आता है और कई बार एग्जाम में आपको डिफिकल्ट पेपर भी आता है। तो आपको दोनों ही तरह के मॉक लगाने हैं। मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्ट किया था इजी से। देखिए सबका है, आप एबीसीडी से ही स्टार्ट करोगे, आप डायरेक्ट सेंटेंस तो फॉर्मेशन नहीं करने वाले हो। तो स्टार्ट में आप थोड़ा इजी मॉक लो जो आप सॉल्व कर सको, क्योंकि जब आप सॉल्व करते हो ना तो आप कॉन्फिडेंस आता है आपको। आप पहले पढ़ने ही का सबसे मन डिफिकल्ट। करता है। हाँ। आप डिफिकल्ट मॉक लगा लोगे, आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओगे कि अरे ये तो मुझसे नहीं होगा। तो आप इजी मॉक से स्टार्ट करो, बट आप डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट मॉक भी लगाओ, क्योंकि आपको नहीं पता है आपका कौन से, क्योंकि अभी आप जानते हैं कई लाइक कई दिन पेपर होते हैं, कई शिफ्ट शिफ्ट होते बहुत हैं, तो सारी रहती है। कोई भी शिफ्ट आ सकता है। आपको रेडी रहना है। आपका इजी शिफ्ट है, आपको रखना है कि भाई जितना हो सके मैक्सिमम करो, क्योंकि नॉर्मलाइज होगा, मार्क्स कम हो सकते हैं। डिफिकल्ट शिफ्ट आए तो ये नहीं हो कि आप पैनिक हो जाओ कि नहीं मुझे तो नहीं आता है। तो ये चीजें आप देखो, फर्स्ट ईयर यही सब प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे साथ ही गड़बड़ हो रहा है, मेरे साथ इजी आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, बट ये सबके साथ होता है। नहीं जानते हो कि आप कौन से शिफ्ट में बैठने कौन वाले से हो। लोग तो आप बैठे हो, सही बात है। हर अब मॉक लगा। वही चीज मैं स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि मान लो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का मेमोरी बेस देखकर आप जज कर लेते हो कि ये लेवल रहा है, जबकि लास्ट शिफ्ट में जब आपका पेपर उस शिफ्ट में ना होकर डिफरेंट शिफ्ट में होता है, आपके तो पेपर बहुत टफ है, हमें तो बस पढ़ाया नहीं गया। इसलिए कहते हैं हर सिचुएशन के लिए मॉक्स तो वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करो। पता नहीं, अब तो पहले शिफ्ट का भी कोई भरोसा नहीं है जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं। और दूसरी बात ये मैं पूछना चाहूंगी कि सृष्टि, आपने बोला कि क्वांट आपके लिए चैलेंजिंग था, राइट? जैसा कि आपने बोला, तो अभी मैं जानना चाहूंगी आपके क्वांट में मार्क्स कितने हैं? क्वांट में मेरे मेंस में मार्क्स आए थे, वो आए थे 13 आए थे। 13 आए थे, ठीक है। मतलब आपने, मैं ये चीज इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका, मेजर स्टूडेंट्स ऐसे जिनका क्वांट वीक होता है ना, और जिनका दो ही में जब से ज्यादा रुकती है, एक तो क्वांट में रुकेगी या जीए में, जितने भी मैं रिजल्ट्स देखती हूँ डिजर्विंग कैंडिडेट के। तो एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि गाइज, अगर कोई सेक्शन आपका वीक है तो आप उसको एवरेज करके भी सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको प्रो ही होना है, उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनको लगता है मेरे तो 12 ही नंबर आ रहे हैं। अभी जैसे क्लर्क मेंस में यही हाल चल रहा है, मैम मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है, जैसे सृष्टि का स्ट्रांग पॉइंट इंग्लिश था, तो आपने इंग्लिश को अपना स्ट्रांग बना के आपने उसमें ज्यादा स्कोर किया होगा, राइट? जीए का आपका क्या स्कोर रहा सृष्टि? जीए में मेरा स्कोर आई थिंक हाँ अराउंड 12 और 13 था सेम 13 था। जी जी। तो आप देख सकते हो। जीए हाँ, लाइक जनरल 12 13 था। जनरल, ओके ओके। तो यहाँ पर यही चीज है कि आप देख सकते हो, ये मैंने इसलिए शेयर किया हुआ है क्योंकि एवरेज मार्क्स लाके भी एस्पिरेंट्स निकाल सकते हैं, अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो स्ट्रांग है। तो नेगेटिविटी से हटके अपने वीक एरियाज को एवरेज करके स्ट्रांग एरिया को और स्ट्रांग करो। ठीक है, इस तरीके से करोगे डेफिनेटली आप निकाल लोगे। अब इसके बाद सृष्टि में ये पूछना चाहूंगी कि मान लो एक आता है बेसिक, ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपने जो गलतियां करी, जैसे कि आपको 2 साल लगा या आपने कुछ सीखा, तो आप क्या एक ऐसी चीज बोलना चाहोगे कि हाँ इन चीजों पर ध्यान में रख के प्रिपरेशन करोगे तो आप 1 गो में सिलेक्शन ले सकते हो? मैम जैसा आपने कहा ना कि आपका जो एवरेज सब्जेक्ट है ना, आप सबको देखिए, आप हम सबको थोड़ा सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बिल्कुल। लगता है कि आपका वीक है, तो आप हम्म। उसको इतना अच्छा कर लो कि आप एटलीस्ट सेक्शनल में नहीं फंसो। लेकिन आपका कोई टॉपिक आपका अच्छा भी होगा, मान लीजिए रीजनिंग बहुत बच्चों का अच्छा होता है, लाइक रीजनिंग मेरा भी एवरेज से अबव भी था, तो आप वहां पे मार्क्स लेके आओ। बट ये भी नहीं कि वीक है तो आप छोड़ दिया इसको। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं ना, बोला वीक है मैम ने तो कहा था तो कि छोड़ दो।
तो वो छोड़ ही देंगे। नहीं, आप छोड़ भी नहीं सकते हो ना, आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। एवरेज बट आपको होना पड़ेगा कि आप कम से कम कट ऑफ क्लियर कर लो उसकी। जो आपका अच्छा है ना उसको भी नहीं छोड़ो, उसको आपको और अच्छा करना है, क्योंकि यही तो आपको बिल्कुल। मार्क्स लाइक मेरा रीजनिंग, अब मैं बोलूँ तो 50% मार्क्स मुझे इंग्लिश से मिल गए, क्योंकि इंग्लिश बिल्कुल। आपका उधर डिस्क्रिप्टिव भी आता है, वहां से आ गया। और और एक नेगेटिविटी और फैली थी, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी अपना एक्सपीरियंस। जब एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ था मेंस का, तो ये भी हो हाँ, रहा था कि लाइक इस शिफ्ट, दो शिफ्ट में हुए थे, तो इस शिफ्ट के पेपर इजी आए थे, इसमें डिफिकल्ट आए थे, हमने 25 क्वेश्चन किए, सिर्फ 2 ही मार्क्स आए। सो मेरे साथ, मेरा फर्स्ट शिफ्ट था, तो मेरे साथ आईबीपीएस ये था। पीओ में हुआ है। जी आईबीपीएस जी, पीओ में हुआ है। ये हुआ था। तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट था, तो मैं बहुत घबरा गई थी जब रिजल्ट आया था कि पता नहीं मेरे कितने मार्क्स आएंगे। इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा घबरा रही थी कि कहीं कम मार्क्स ना हो। तो हाँ, मैं ये हो बताती हूँ गया मैंने, था कि लाइक कुछ स्कैम हुआ है जिस या नॉर्मलाइजेशन में कुछ ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स सही से सिलेक्ट नहीं हुए, उनको मार्क्स नहीं मिले हैं। बट ये चीज मैम मेरे साथ नहीं हुआ था। मैंने 14 ओके। क्वेश्चन मैथ्स में किए थे, 13 आए थे, और मैंने ओके। 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में किए थे, मेरे 20 आए थे। तो मैंने ये ओके। चीज देखा, आप गलत मत कीजिए। जो बच्चे गलत करके आए थे ना, आप बिल्कुल मिस्टेक मत करो। आपको नहीं आता है ना, आप छोड़ दो, भले 10 मिनट कभी लगाओ कभी क्वेश्चन में। ऐसा भी हो जाता भले है, स्टूडेंट्स को लगता है वो सही करके आए हैं बट वो गलत हो जाता जी है, मिसरीड कर दिया। ये भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होती। पूछा है इनकरेक्ट, हम करके आ रहे करेक्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट माइंड में वही सेट है, मॉक्स में हम वही चीजें कर रहे हैं कि भाई करेक्ट सेंटेंस पता है ना कि क्या कौन कौन से करेक्ट है, वही चीजें ज्यादातर रहती है, पूछ लिया इनकरेक्ट। तो इस तरह की भी छोटी एक्चुअली छोटी चीजें। जी जी, हाँ जी। एक्चुअली एसबीआई इंग्लिश क्वेश्चन ये आए भी थे, इनकरेक्ट पूछा था, ज्यादातर हाँ। बच्चे करेक्ट करके, पांच हाँ तो क्वेश्चन ऐसे ही। आई थिंक ये सब चीजें मे बी मैटर करती है, आपको बहुत अटेंटिव भी रहना है। लोग बहुत कर नहीं ज्यादा सकते, वो अटेंटिव नहीं। लैंग्वेज से ही खेल रहे हैं, क्योंकि अब वो कॉन्सेप्ट्स में कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते लैंग्वेज, क्योंकि इतना प्रेशर होता है माइंड पे। कभी कभी हम भी पढ़ाते टाइम हो जाता है कि क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट माइंड में सेट है, हमारे जी ब्रेन जी में ही जी। सेट होता है कि हाँ यही पूछा जाएगा आगे जो भी होगा, तो उन चीजों को थोड़ा अटेंटिव होके हमें, इसीलिए कहते हैं मॉक्स दें। तो जैसे सृष्टि मेंस के मॉक की बात करें तो आपने मेंस के कितने मॉक्स दिए थे लगभग? मैम मैंने ऑलमोस्ट 12 मार्क्स तो दिए होंगे ओके, एटलीस्ट। 12 फुल लेंथ। ओके 12 एंड फुल लेंथ दिए, सेक्शनल भी दिए थे। सेक्शनल। ओके। सेक्शनल भी दिए थे। ओके। तो अगर अभी जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जैसे कि उनको लगता है, एक तो ये बात हमारी क्लियर हुई कि जिनको लगता है कि पेपर में कुछ प्रॉब्लम थी या जो भी था, जैसे इन्होंने बोला इनके साथ वो चीज नहीं हुई। दूसरी बात ये मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे सृष्टि आपने अपने सब्जेक्ट्स को टाइम दिया, तो आप कितना टाइम देते थे घर में? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लासेस और स्टडी को मैनेज नहीं कर पाते हैं, सेल्फ स्टडी और क्लासेस को। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट का आता है कि सेल्फ स्टडी और क्लासेस को हम कैसे मैनेज करें। तो आपने कैसे इन चीजों को मैनेज किया था लास्ट टाइम पे? क्योंकि लास्ट के 2-3 महीनों में ये दिक्कत ज्यादा होती है जब आपके एग्जाम सर पे होते हैं और ओवरलैप कर जाते हैं। मैम देखिए, बेसिकली लास्ट जैसे जब आईबीपीएस अपने एग्जाम्स कराते हैं ना, तो लगातार पेपर होते हैं, पहले प्री कभी मेंस, तो आप ना प्रिपरेशन अपना लगातार करते रहो। देखिए हमने मॉक्स दिया, तो वहां से हमने आप सेल्फ स्टडी में, अगर लेट सपोज आप कोई क्लास ले रहे हो, तो रिवीजन करो। मुझे लगता है रिवीजन, आपको अगर लिमिटेड भी नॉलेज है बट उसका रिवीजन होना चाहिए। जैसे अभी तक पॉइंट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते और मुझे लगता है आगे शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो आते हैं ना उसको आप स्ट्रॉन्ग करते जाओ। और और अगर आपके पास टाइम है, जैसे अभी अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू कर दो, ये बेस्ट टाइम है, आप इस टाइम प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि अभी क्या आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तो आपको मेंस का भी प्रिपरेशन आप साथ साथ करते चलोगे। अब लास्ट जब करोगे कि जब प्री हो गया अब मेंस की तैयारी करें, तो नहीं निकल पाएगा। प्री के बाद अगर मेंस की तैयारी शुरू की है, एक तो आप देख रहे हो मैम, सिर्फ 10 डेज या 7 डेज या कभी कभी 4 डेज नहीं होता है। देते हैं, 10 डेज तो पहले आप मिलते हैं सारे। हाँ, जितनी पहले आप पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको प्रॉब्लम कम आएगी। सेल्फ स्टडी आपको देनी ही है, एटलीस्ट 2 घंटे तो आपको सेल्फ स्टडी अपने ऊपर एनालाइज करना ही करना है। और जनरल अवेयरनेस भी एकदम लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब मेरा ये मानना है कि आप लास्ट टाइम के लिए मत छोड़ो। ओके, तो आप जनरल अवेयरनेस को साथ साथ पढ़ते थे पीडीएफ फॉर्मेट में या मंथली पढ़ते थे? वीकली, मैम मंथली? मैं जनरल अवेयरनेस को पढ़ना शुरू करती थी, लाइक मैं प्री के टाइम तो नहीं पढ़ती थी। हाँ ये है कि जैसे आप वो देख सकते हो, लाइक कभी अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेली न्यूज देख ले, डेली न्यूज भी आप देख सकते हो। डेली न्यूज थोड़ा थोड़ा 2 4 5 न्यूज पढ़ते हैं ना, पता नहीं हाँ, तो चलता है वो लेकिन उसमें माइंड में। क्या होता है कि रीड भी हो जाता है और थोड़ा सा दिमाग में हाँ, भी बैठ जाती है। वो एक इंग्लिश में। हैबिट में भी आना चाहिए, मुझे लगता है लोगों की हैबिट में नहीं होता हाँ, पढ़ने की, वो एग्जाम में आता है इसलिए न्यूज पढ़ते हैं, है ना? बहुत सारे लोग और इसीलिए न्यूज बाकी पढ़ते हैं।
प्री का एग्जाम होने के बाद ना आप जनरल अवेयरनेस पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा ही बट आप पढ़ना शुरू कर दो। आप रिजल्ट का वेट नहीं करो, तो कुछ आपने भी करो पूरे आप। 6 मंथ की पढ़ी थी जनरल अवेयरनेस? मैंने मैम मेन तो लास्ट 3-4 मंथ्स की पढ़ी थी, और उसके पहले की थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, बहुत अच्छे से कंबाइन नहीं। करके। हाँ, कंबाइन हाँ, करके। क्योंकि मैम clerk का भी थोड़ा तैयारी किया था मैंने, तो वो भी ओके। मेरे माइंड में था, क्योंकि लगातार मैंने बोला ना पेपर्स होते हैं तो आप पढ़ते रहते हो तो चीजें हाँ रहती हाँ, है। बिल्कुल। हाँ और इसके अलावा एक चीज और सृष्टि, जैसे आपने मॉक्स की तैयारी करी तो क्या आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करते थे? क्योंकि देखो मॉक्स तो लिमिटेड होते हैं एस्पिरेंट्स के पास, राइट? तो अभी जैसे क्या है कि सिर्फ मॉक्स से तो हम नहीं सारे अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते, तो क्या आप कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करते थे, या क्लासेस के थ्रू ही करते थे, या फिर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ क्विजेज या इस तरह की चीजें भी करते थे? मैम, देखिए जैसे मॉक्स में मैंने क्वेश्चंस किए, तो जो मुझे क्वेश्चन नहीं आता था तो मैं वो टॉपिक एक जगह नोट डाउन कर लेती थी। फिर उससे ओके। रिलेटेड अगर मैंने सेल्फ स्टडी की है तो उससे रिलेटेड मुझे कोई क्लास मिलती थी तो मैं वो क्लासेस देख लेती थी, या उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस और लगा लेती थी, तो ये ओके चीजें मैं ऐसे करती ओके ओके। तो मतलब आपने जैसे जैसे आपने बोला कि क्वांट में आपको अभी भी कुछ टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो जैसे थी। कि इसका मतलब ये है कि आपने बेसिक्स जब कंप्लीट किया, आपने बेसिक्स पढ़े थे, या फिर आप हाँ डायरेक्ट जंप कर गए थे कि हाँ मैं मॉक से ही तैयारी स्टार्ट करूंगी? मैम, बेसिक्स मैंने पढ़े थे, प्री के ओके लेवल के पढ़े थे। बट हाँ, मैंने मेंस के लेवल के कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े थे, क्योंकि थोड़ा मेरा वीक था। तो फिर ओके जब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड जब से मेंस क्लियर हुआ, तो फिर उस टॉपिक को पढ़ने का टाइम नहीं रह गया। तो मैं ओके ये ओके। एडवाइस, ये गलती मैंने की, ये आप हाँ, मत कि कुछ कीजिए। नया मत पढ़ो, है ना? बेसिक आप ना स्टार्ट से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आपका प्री निकल जाता है ना, तो फिर आपको नया टॉपिक पढ़ने का थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, वेट मत कीजिए कि अब पेपर निकल गया तो मैं पढ़ना शुरू करूं। जो बच्चे वेट करते हैं ना, तो थोड़ा सा देर हो जाता है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आप अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप क्वांट अगर आपका वीक है, आप क्लासेस लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, मेंस लेवल तक पढ़ लीजिए। मेंस लेवल पढ़ लेंगे तो प्री तो वैसे ही निकल जाएगा आपका। बिल्कुल। और सृष्टि, आप जैसे अब आते हैं, फाइनली हम इंटरव्यू पर आते हैं, तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था, और कैसा गया आपका इंटरव्यू? मार्क्स कितने हैं? मैम, इंटरव्यू के लिए भी मैंने सेल्फ प्रिपरेशन ही की थी। मेरा एक वो था कि देखिए, मुझे नॉलेज तो है, बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैंने रिसर्च करके, कुछ अपना यूट्यूब और इन सब से हेल्प लेके, जितने भी हम्म टॉपिक्स हैं मैंने सब पढ़ रखा था। क्योंकि मेरा हम्म, ये मानना है कि अगर आपने पढ़ा है तो कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आ जाएगा। और बिल्कुल। वहां पे इंटरव्यू हुआ तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं नहीं भी दे पाई थी, तो मैंने बहुत नॉर्मली बोला कि सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो उनको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो जानते हैं कि आप प्री दे के आए हो, मेंस दे के आए हो, नॉलेज है आपके पास। बट आप वहां कस्टमर से कैसे डील करोगे अगर आपको कुछ नहीं आता होगा तो। बिल्कुल। स्माइल रखिए, और नॉलेज अब बिल्कुल भी नहीं कि आप कुछ भी नहीं बता रहे हो उनको। बताओ, आप पढ़ के जाओ बेसिक अपनी नॉलेज होना चाहिए, जो थोड़ा बहुत है बैंकिंग का वही अप, पूछ। अपनी प्रिपरेशन आप पूरी रखो, जितना पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास मेंस के बाद बहुत समय होता है इंटरव्यू की तैयारी करने का। अब ओके। वही आप रिजल्ट का वेट करके इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पाओगे। आप पढ़ते बिल्कुल। चलो, थोड़ी थोड़ी करते चलो। और थोड़ा सा वो भी रहता है कि करंट अफेयर से भी थोड़ा सा आप ना इंटरव्यू के पहले आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंट में क्या क्या चीजें हुई हैं, वो पूछ लेते हैं। और वो तो आपका बैंकिंग आपने, नॉलेज आपको है। कुछ याद है कि आपसे अभी जो 2025, अभी मतलब 2024 के एग्जाम में जो इंटरव्यू हुए हैं, उनमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? तो थोड़ा स्टूडेंट्स को आइडिया लग जाएगा। जी वैसे सबसे जी अलग बिल्कुल। अलग पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चे पूछते हैं ना हाँ, कि मैम इंटरव्यू में क्या पूछा गया है इस बार, तो आप अगर शेयर करो तो बेटर है। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरा बीसीए बैकग्राउंड है, तो एक तरीके से टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो उन्होंने मुझसे टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे थे। जैसे उन्होंने मुझसे आईटी मिनिस्टर पूछा, और उन्होंने मुझसे पेमेंट एग्रीगेटर्स पूछा, पेमेंट गेटवे पूछा, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने एमसीए क्यों नहीं किया। जनरली मेरा इंट्रोडक्शन, उन्होंने मुझसे पूरा इंट्रोडक्शन लिया, जैसे अब आजकल होता है ना इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, पर उन्होंने मेरा पूरा इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद वो लास्ट में एकदम खुश भी हो गए कि मैम आप लखनऊ से हैं, मैं भी लखनऊ से हूँ, तो आप बोलिए उतने मार्क्स मैं आपको दे देता हूँ, तो मुस्कुराइए ऐसे आप। ही। हाँ, उन्होंने मतलब एकदम नॉर्मल सिविल पूछा मुझसे, इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे। और सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी। तो ऐसे उन्होंने थोड़ा लाइट, और जैसे वो, मैं नर्वस तो एक सेकंड के लिए भी नहीं हुई थी, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंक बताऊंगी। मैं अंदर गई, बहुत नॉर्मली मैं स्माइल किया, बैठी, सबको विश किया, एक एक लोगों को अलग अलग विश किया, बैठी। उसके बाद उन्होंने बोला कि सृष्टि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। पूरा इंट्रोडक्शन उन्होंने मुझसे लिया। और इंग्लिश ओके हिंदी मिक्स रहता है, अगर मतलब ये तो आपका रीजन वाइज रीजन होता है कि आप कहाँ, साउथ में इंग्लिश रहता है, नॉर्थ में ज्यादातर आपको वो हिंदी में ही पूछ लेते हैं। तो ओके। ऐसे ही था। अराउंड 10 to 15 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था, बट ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 5 ही मिनट चला होगा, पर वो था 10 से 15 मिनट।
इंटरव्यू 82 मार्क्स मेरे इंटरव्यू में आए थे। बहुत बढ़िया, अच्छे हैं मार्क्स इंटरव्यू में। तो सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये बोली, देखो इन्होंने अपने आप से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी, तो ऐसा भी नहीं है आप कर सकते हो, बट कॉन्फिडेंट रहना इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से भी अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप कितना ज्यादा चीजों को समझ पा रहे हो, कितना नॉलेज लेकर जा रहे हो, वो और बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए, जो मुझे लगता है, क्योंकि वहां से आपकी पर्सनैलिटी पूरी जज हो जाती है, तो उससे भी इम्प्रेशन पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगा सृष्टि से बात करके, क्योंकि अभी भी सृष्टि एकदम कॉन्फिडेंट ही लग रही है, उसने जितनी भी चीजें यहाँ पर शेयर करी और बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो मतलब एक लगता है कि हाँ, एक सेलेक्टेड कैंडिडेट से जब मिलो ना, तो किसी किसी से मिलकर लगता है कि हाँ ये सेलेक्टेड है तो ये डिजर्विंग है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स आफ्टर सिलेक्शन जिनसे हम बात करते हैं वो सही से बात नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा उनका या तो समझाने का तरीका है, या उनसे हम कोई चीज पूछ रहे हैं, तो ये चीज भी है और इसको इम्प्रूव करना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने थोड़ा सा बोलने चालने पे, अपनी पर्सनैलिटी पे भी आपको वर्क करना चाहिए, क्योंकि आपका अगर आप इंटरव्यू फेस करोगे तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। भले आप चाहे जितना भी मॉक्स इंटरव्यू दे लो, आप कितना भी पढ़ लो, बट ये चीजें बहुत मैटर करती हैं गाइस। तो इसके अलावा सृष्टि, लास्ट में कोई एक ऐसा पॉइंट जो आप स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहोगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप जस्ट उस फेज से निकल कर आए हो, तो क्या एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप देना चाहोगे लास्ट में? मैं लास्ट में तो यही बोलना चाहूंगी कि जो भी सीरियस कैंडिडेट है ना, उनका हो जाएगा। वो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि उनका नहीं होगा। मे भी मान लीजिए जिनका इस साल नहीं हुआ है, वो एकदम ये नहीं सोचे कि मेरा नहीं हुआ। आपको बस एक बार रीस्टार्ट और करना है। बस आप अपने आप से, मतलब अपने आप को धोखा नहीं दो, बस अपने आप से ट्रू रहो। किसी और के लिए मत तैयारी करो। अगर आप खुद के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप हम्म। किसी भी उसमें आपका हो जाएगा। बस आप कॉन्फिडेंस रहो, हो जाएगा। पॉजिटिव रहो। बस यही कहना चाहूंगी मैं। बिल्कुल, पॉजिटिव कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत वर्क करता है। आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट अपने आप होगी। तो बहुत अच्छा लगा सृष्टि से बात करके, यहाँ पर बहुत सारी चीजें उन्होंने शेयर करी जो कि एक नॉर्मल जरूरी है एक एस्पिरेंट के अंदर होना। और सबसे अच्छी चीज जो हमें इस इंटरव्यू से सीखने को मिलती है वो ये है कि आप सेल्फ स्टडी करके भी बहुत सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, और अपने वीक एरियाज को आप कैसे बाउंड्री पर लाकर या फिर एवरेज करके भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है तो आप उस पर थोड़ा सा वर्क करो, और जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करो। इससे आपको काफी हेल्प रहेगी। तो एक जो हम मिथ बना के चलते हैं कि ये ऐसा पेपर आया, वैसा पेपर आया, या फिर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तो रोने से तो वैसे ही काम नहीं चलना है ना। तो इम्पोर्टेंट है ही। तो बहुत अच्छा लगा सृष्टि से बात करके, एंड ऑल द बेस्ट आगे के लिए भी सृष्टि, कि आप बहुत अच्छा करो, डेफिनेटली आप करोगे, ठीक है। वाइब एक आती है, वो चीज आपके अंदर से आ रही है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक। सेम ईयर, सेम। ठीक। थैंक यू।